जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित 32वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? ए. तोल्काप्पियम, बी. पदिने किलकड़क्कू, सी. पदुपाड्ड, डी. इतुतगोई। आपको बताना है इसका सही उत्तर। जी हाँ, इसका सही उत्तर है तोल्काप्पियम। ए सही है। संगम निम्न में से किससे संबंधित है? ए. प्रशासकों से, बी. कलाकारों से, सी. विद्वानों से, डी. व्यापारियों से। तो संगम का संबंध है विद्वानों से। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? ए. पांड्य नरेश ने, बी. चेर नरेश ने, सी. चोल नरेश ने, डी. इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बताएं। पांड्य नरेश ने अपना दूत भेजा था। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को क्या कहा जाता है? ए. तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है, बी. तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ कहा जाता है, सी. तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ कहा जाता है, और डी. इनमें से कोई नहीं। तो जो तिल्लुवर की रचना है कुरल या जिसको मुप्पाल भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबल। क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल। तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मणिमेकलई, कुरल, सिलप्पदिकारकम, तोल्लकपियम। तमिल काव्य का इलियड बताएं। हाँ, सिलप्पदिकारकम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? ए. सिलप्पदिकारकम, बी. कुरल, सी. तोल्लकप्पियम, डी. मणिमेकलई। जी हाँ, मणिमेकलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? ए. कारिकाल ने, बी. नेंडुजेलियन ने, सी. श्रेन गुट्टवन ने, और डी. इनमें से कोई नहीं। कावेरी पट्टनम या जिसे पुहर कहा गया, उसकी स्थापना किसने की? कारिकाल ने। बिल्कुल सही है ये। प्रश्न थोड़े अलग टाइप के हैं, आप ध्यान से देखिएगा, है ना। ऐसे प्रश्न हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए हमने इसको शामिल किया है। चलिए देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ प्रख्यात शासक दिए गए हैं, और नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन है आपके समक्ष। आपको बताना है इन चारों में से सही उत्तर क्या है, कौन सा विकल्प सही है। तो मैचिंग टाइप्स क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, आप जानते हैं, है ना। तो चलिए प्रयास करते हैं, देखते हैं। चेर चेर राज्य का शासक कौन था? इसमें से सूची 2 में से आपको देखना है। तो श्रेन गुट्टवन सही उत्तर है ये चेर शासक था, चेर राज्य का था, चेर राज्य का शासक था। चोल राज्य का शासक कौन था? तो कारिकाल, बिल्कुल ठीक है। पांड्य राज्य का नेंडुजेलियन, ये भी ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3, है ना, यही आपको दिख गया। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था?
ए चेर का, बी कदम्ब राज्य का, सी पांड्य का, डी चोल का। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? हाँ, चेर राज्य का। देखिए, यह भी पूछा जा सकता है कि मुजरिस क्या था, तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रमुख बंदरगाह था, कहाँ का था, किस राज्य का, तो चेर राज्य का था। किसके संबंध में यह कहावत है? जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है, उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। आपको बताना है कि यह कहावत किसके संबंध में है। ए कावेरी डेल्टा, बी रायचूर दोआब, सी तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है कहावत, यह कहावत है कावेरी डेल्टा के संदर्भ में। कावेरी डेल्टा, ए बिल्कुल सही है। ठीक है। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरीप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? ए कपाटपुरम, बी मदुरै, सी कोलचय, डी इनमें से कोई नहीं। कोलचय बिल्कुल सही है। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? ए वीरकल या नाडुकुल, बी कदमई, सी उल्गू, डी को। तूने कहा जाता था वीरकल या नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शिव, डी स्कंद या कार्तिकेय। मुरुगन तमिल देवता हैं, इनकी वहाँ पे पूजा होती है। आपको बताना है कि किस वैदिक देवता के रूप में हैं ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप जानते हैं, कार्तिकेय जी को ही मुरुगन के रूप में तमिल में तमिल देवता के रूप में पूजा जाता है, स्कंद जी को ही, कार्तिकेय जी को। आगे देखें, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा कर रखा था? ए मामूल नार, बी नक्कीरर, सी तिरुवल्लुवर, डी टोल्लकपियर। ऐसा किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? क्या मामूल नार ने किया, है ना, मामूल नार। आगे देखें, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। ए विशाख दत्त, बी कल्हड़, सी बाणभट्ट, डी कौटिल्य। ये देखिए, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, है ना, तो जगह जगह कई राज्यों में ये पूछा जा चुका है, यस में भी पूछा जा चुका है। तो इस तरीके के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बताएं, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जी हाँ, विशाख दत्त बिल्कुल सही उत्तर है ये। अगला प्रश्न देखें, पूर्व मध्यकालीन प्राचीन भारत में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः क्या माना जाता है? उत्तर भारत के संदर्भ में बात करनी है ना, उत्तर भारत के संदर्भ में ये पूछा जा रहा है कि पूर्व मध्यकालीन प्राचीन इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः क्या माना जाता है? ए भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, बी राजपूत काल, सी संक्रमण काल, डी उपर्युक्त में सभी। तो उसे कहा जाता है राजपूत काल। क्या कहा जाता है? राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ए चच, बी दाहिर, सी दाहिरयाह, डी रायसहसी। तो उस समय शासक था दाहिर। सर्वप्रथम
भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ए क्षत्रियों को, बी बौद्धों को, सी ब्राह्मणों को, डी निम्न जाति के लोगों को। आपको बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर लगाया था उसमें किस वर्ग को कर से मुक्त रखा था। जी हाँ, सबसे पहले इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये सिंध का विजेता था, सिंध पर इसने विजय प्राप्त की थी और सबसे पहले भारत में जजिया कर इसी ने लगाया था। ठीक ना। ये गैर इस्लामिक धर्म को मानने वालों पर लागू होता था और इसने ब्राह्मणों पर, हिंदू समाज की जो ब्राह्मण जाति थी उस पर टैक्स नहीं लगाया। मालूम है क्यों? ये बड़ा रोचक तथ्य है। उसने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसे लगता था कि ब्राह्मण विप्र हैं और इन्हें किसी भी भीड़ को नियंत्रित करने की क्षमता है, ये हमारे काम के आदमी हो सकते हैं भविष्य में। तो ये तुष्टीकरण की एक राजनीति के तहत उन्होंने ब्राह्मणों को इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा। हालांकि बाद में जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक, उसने ब्राह्मणों पर से इस कर से मिलने वाली जो छूट थी ब्राह्मणों को वह हटा ली, उन पे भी ये टैक्स लागू हो गया, है ना। हालांकि बाद में बड़ा विरोध हुआ लेकिन तुगलक माना नहीं और दिल्ली के लोगों ने ब्राह्मणों पर लगाया हुआ जो कर था वो दिल्ली के लोगों ने कहा कि हम खुद देंगे और उन्होंने इसका वहन करने का निर्णय लिया। अकबर ने इस टैक्स को निरस्त कर दिया था। आपको पता होगा जजिया कर अकबर ने हटा लिया था। हालांकि बाद में फिर इसको निरस्त कर लिया गया, फिर कभी हटाया गया, ऐसा चला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कि ब्राह्मणों को जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। देखिए आमतौर से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस प्रश्न में, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश के लिए आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य या सोलंकी जिसे कहा गया, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? ए राजतरंगिणी पुस्तक, बी रामायण, सी पृथ्वीराज रासो और डी मनुस्मृति। इन चारों में से किस ग्रंथ के आधार पर यह उल्लेख किया जाता है? पृथ्वीराज रासो, इसमें यह उल्लेख किया गया है। ढिल्लिका, जिसे दिल्ली कहा गया, नगर की स्थापना किसने की थी? ए प्रतिहारों ने, बी तोमरों ने, सी परमारों ने, डी चौहानों ने। तो ढिल्लिका, जिसे दिल्ली जो है उसका पुराना नाम ढिल्लिका था, इसकी स्थापना की थी तोमरों ने। बी सही है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? ए राणा कुंभा, बी राणा हमीर, सी राणा रतन सिंह, डी राणा सांगा। ये ने नहीं रहेगा, क्या बताएं? राणा कुंभा बिल्कुल सही है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा गया, तो इसका निर्माण भी किसने कराया? राणा कुंभा, है ना। आगे देखें, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ए तुर्क, बी मंगोल, सी अरब, डी अफगान। तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था अरबों ने, है ना। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? ए बाणभट्ट, बी जयदेव, सी चंद्रबरदाई और डी भवभूति। आप जानते हैं इसका उत्तर चंद्रबरदाई सही उत्तर है। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों को सुमेलित करना है। एक तरफ शासक राजवंश लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां लिखी हुई हैं और नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से सही उत्तर क्या है ना। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आप इसे ध्यान से देखते जाएं और कोशिश करें मैच कराने का, है ना। तो शुरू करते हैं।
प्रतिहार राजवंश या जिसे परिहार व राजवंश भी कहा गया, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज सही उत्तर है। चंदेल, चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? तो खजुराहो। परमार या पवार जिसे कहा गया, उसकी राजधानी धार, ठीक है। और चालुक्य या सोलंकी राजवंश की राजधानी थी अनिलवाड़ा, है ना। तो ये भी ठीक है। जो ऑप्शन प्राप्त होता है विकल्प वह है 1 2 3 4। आप चेक कर लें कहाँ है 1 2 3 4। ये है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए। आगे देखें। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? ए मुक्तेश्वर मंदिर, बी कंदरिया महादेव मंदिर, सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, डी राजा रानी मंदिर। यहाँ एक डैश होना चाहिए था बीच में, राजा रानी के बीच में। तो बताएं। जी हाँ, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।